वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू यूनिट किसके बारे में, मानव स्मृति के बारे में, यानी कि ह्यूमन मेमोरी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा गया क्या है कि आपके जो 2020 तक के सवाल थे वो ह्यूमन मेमोरी पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपकी मानव स्मृति के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे। लेकिन 21 में आपको केवल एक सवाल देखने को मिलता है और 22 को भी केवल आपको एक सवाल देखने को मिलता है ह्यूमन मेमोरी के टॉपिक से। 22 वाला सवाल जो था उस टाइप से सवाल पहली बार पूछा गया, ठीक है, और 21 में भी कुछ इसी प्रकार का सवाल था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ह्यूमन स्मृति से जो टॉपिक है मेमोरी से, ये हो सकता है कम आ जाए या हो सकता है फिर से बढ़ा के दे दें, लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके पढ़ाई के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी स्मृति के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें लेक्चर को, लेक्चर आपका जो है जल्द से जल्द आपकी ये वाली यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं ज़रा PYQs के ऊपर नज़र मारते हैं कि PYQs में किस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, ताकि आगे जब आप लेक्चर में चीज़ों को पढ़ें तो आपको क्लिक करें कि यहाँ पे इस प्रकार से सवाल बनता है। ये देखिए, साल 2022 का आपका जो पेपर हुआ है 15 मार्क्स का, क्या पूछ रहे हैं, प्रसंस्करण मॉडल के स्तर की चर्चा कीजिए और स्मृति में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल एंड हाईलाइट इट्स रिलेवेंस फॉर एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे 15 मार्क्स के अंदर आपसे दो सवाल पूछ रहा है। पहला क्या है, प्रसंस्करण मॉडल के स्तर की चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी मेमोरी के अंदर एक मॉडल होगा जिसका नाम क्या है, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, इसकी आपको चर्चा करनी है और उसी के साथ साथ हाईलाइट इट्स रिलेवेंस, उसका रिलेवेंस। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता, किसकी प्रासंगिकता की बात हो रही है, यहाँ पे प्रसंस्करण मॉडल की प्रासंगिकता की बात हो रही है। उसके आधार पे आपको बताना है कि स्मृति में व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि आपकी मेमोरी, हमारी मेमोरी और किसी एक्स पर्सन की मेमोरी में ये जो भिन्नताएं हैं इनका और इस लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का, प्रसंस्करण मॉडल का क्या रिलेवेंस है, होता है यहाँ पर। ठीक है, वो था साल 2022। अब यहाँ पे देखिए साल 2021, विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन, आपकी जो स्मृति निर्माण है, मेमोरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके रेफरेंस में पूछ रहे हैं। इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमोनी इन जुडिशियल ट्रायल। ठीक है, ये तभी की बात है 2022 में, जो आपका कौन सा केस चल रहा था, आपका आर्यन खान केस जुडिशरी वाला जो था, है ना, वो चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो जुडिशियल ट्रायल के दौरान आपका आई विटनेस टेस्टिमोनी की एक्यूरेसी कितनी वो सटीक रहती है, ये पूछ रहे हैं। इसके आधार पे कि आपकी जो मेमोरी का निर्माण होता है उसमें आपकी जो आई विटनेस टेस्टिमोनी है उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है। अब यहाँ पर देखिए साल 2020 के अंदर क्या पूछ रहे हैं। सी प्रश्न, स्मृति के त्रिस्तर मॉडल का कार्य स्मृति पर विशेष रूप से जोर देते हुए विवरण कीजिए। 15 मार्क्स का सवाल पूछा है। डिस्क्राइब थ्री स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। ठीक है, थ्री स्टेज मॉडल बताना है आपको, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन वर्किंग मेमोरी। और स्पेशल एम्फेसिस कहाँ पे रखना है आपको, वर्किंग मेमोरी पे। तो आपको क्या क्या बताना है, STM बताना है, सेंसरी मेमोरी बताना है। ठीक है, जो थ्री स्टेज मॉडल है वो आपको बताना है और उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, आपको ध्यान रखना है वर्किंग मेमोरी के बारे में, यानी कि कार्य स्मृति के बारे में। ठीक है, तो 15 मार्क्स का सवाल देख रहे हैं आप। फिर देखिए एक और, दमन रिप्रेशन आपका जो है विस्मरण की एक प्रेरित प्रक्रिया है। ठीक है, जो हमारी चिंता बढ़ाने वाली स्मृति से रक्षा करती है। विभाजित डिसोसिएटिव स्मृति लोप एमनीसिया में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई सवाल उन्होंने मिक्स किए हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रिप्रेशन जो है इज अ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस that protects us by inhibiting anxiety arousing memories. Explain its role in dissociative amnesia. ठीक है, तो एमनीसिया आपके टॉपिक में जो आपका स्मृति लोप है, ठीक है, ये दो प्रकार का दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन उसके बाहर भी उन्होंने किसके बारे में पूछ लिया, अभी अभी पूछ रहे हैं वो डिसोसिएटिव एमनीसिया के बारे में। उसी के साथ साथ रिप्रेशन जो है, दमन है, एक प्रकार की क्या है, दमन जो है आपकी एक प्रकार की रक्षा युक्ति है ना, जिसके अंदर क्या करते हैं आप, हमारी चिंता बढ़ाने वाली स्मृति से रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग करते हैं, आप उस चीज को याद ही नहीं करना चाहते जो क्या करेगी, आपको एंग्जाइटी अराउज करेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको इसका रोल बताना है डिसोसिएटिव अमनीसिया के लिए। ठीक है, तो आपको रिप्रेशन का मालूम होना जरूरी है, ये क्या है, और उसके साथ ही डिसोसिएटिव अमनीसिया में किस प्रकार से इसकी मदद ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2020 में आपके 30 नंबर आए थे यहाँ से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2020 के अंदर ही 10 मार्क्स का एक और सवाल, पूर्व ज्ञान स्मृति के संकेतन को कैसे आकार देता है। हाउ डज प्रायर नॉलेज शेप एनकोडिंग इन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज की बात कर रहे हैं, किसकी,
इंटरफेरेंस से संबंधित यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डज जो है आपका पहले का नॉलेज जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वो कैसे शेप करता है एनकोडिंग इन मेमोरी के दौरान। उसके साथ ही देखिए अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटा मेमोरी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है लास्ट से वहां पे, ठीक है, उसके बारे में। एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, ये जो आपकी यूनिट 6 में थी वहां से उठा के दे दिया है। इलेबोरेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स, 15 मार्क्स का अगेन सवाल, मतलब 30 नीचे के और 15 10 45, ठीक है, मतलब 15 और 10 25, तो आपके 55 नंबर लगभग लगभग यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया था 2020 के अंदर आपके ह्यूमन मेमोरी से, ठीक है। तो आपको बताना है आत्मस्मृति, मेटा मेमोरी और स्वनिर्देशित अधिगम में अंतर क्या है, इन दोनों के अंतर, ठीक है। तो ये थे आपके सवाल 2020 के। अब यहाँ पे देखिए 2019 का सवाल क्या पूछ रहा है, अगेन मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी, मॉडल पर का नाम चेंज करके एक ही मॉडल को पूछा जा रहा है। बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ मेमोरी, इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस, 20 मार्क्स का सवाल है। देन इज एमनीशिया मेयरली अ फिनोमेना ऑफ रिट्रीवल फेलियर, क्या पूछ रहे हैं, क्या स्मृति लोप केवल पुनः प्राप्ति रिट्रीवल असफलता की परिघटना है, अनुभविक साक्ष्यों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। आपको बताना है अमनीसिया के दौरान होता क्या है, एक्चुअली वो मालूम होना चाहिए। क्या ये केवल रिट्रीवल फेलियर है, ठीक है, क्या हम पुनः प्राप्ति नहीं कर पाते हैं चीजों को याद करके, क्या केवल वही अमनीसिया है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस, कुछ अगर एविडेंसेस वगैरह आपके पास हैं तो उनको भी आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल जो है 2018 में कितने मार्क्स का है, यहाँ पे 20 और 10 35 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन मेमोरी से। अब देखिए यहाँ पे 2018 में क्या हो रहा है, ह्यूमन मेमोरी इज नॉट लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ टेप रिकॉर्डर और कॉम्पैक्ट डिस्क, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। ह्यूमन मेमोरी ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से आप टेप में चीजों को स्टोर करते हैं या कॉम्पैक्ट डिस्क में सीडी में, ठीक है, कि लाइन बाय लाइन जो है आपका स्टोरेज चलता है, क्या उस प्रकार से है या नहीं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। मानवीय स्मृति एक टेप रिकॉर्डर अथवा कॉम्पैक्ट डिस्क में संचित सूचना के समान नहीं है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको यहाँ पर। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में स्मरण में प्रक्रमण के उथले और गहरे स्तरों के महत्व का प्रदर्शन कीजिए, ठीक है, कि आप जो है डीप लेवल प्रोसेसिंग शैलो प्रोसेसिंग की बात हो रही है। अगेन वही सेम सवाल जो 2020 में आपसे पूछा गया था। रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि पुनरुद्धार संकेत हमारी याद करने की क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, आपके रिट्रीवल क्यूज की, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द शैलो एंड डीप लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इन रिमेम्बरिंग, चीजों को याद करने के दौरान क्या कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको गहरे स्तर पर याद रखना और उथले पुतले स्तर पर याद रखना, ठीक है, याद रिमेम्बरिंग के लिए। उसी के साथ विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ रिट्रीवल क्यूज इनेबल अस टू रिमेम्बर, किस प्रकार से जो रिट्रीवल क्यू है पुनरुद्धार संकेत होते हैं हमारी मदद करते हैं। जब भी देखिए कोई चीज आपको याद नहीं करनी होती है, तो मान लीजिए किचन में कुछ चीज आप भूल गए हैं, तो क्या करते हैं आप कि क्या बोलना है सामने वाले को बाहर से लाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, जहां पे आपने उसको एनकोड किया था वापस किचन में उसी जगह पे आप जाते हैं, तो तुरंत जो चीज है वो आपको याद आ जाती है कि अच्छा हमको ये भी मंगाना था बाहर से, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 2017 के अंदर आपका देखिए 30 नंबर का अगेन पूछा गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीनिंगफुलनेस एंड इमोशनल अराउजल इन एनकोडिंग, एनकोडिंग के दौरान यहाँ पे अर्थपूर्णता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और संवेगात्मक भाव कौन से इमोशनल स्टेट में है या अराउजल है आपका, वो पूछ रहे हैं कि भूमिका की व्याख्या कीजिए। कोडन में, कोडन यही आपका जो कूट संकेतन है एनकोडिंग है, उसी की बात हो रही है। कोडन विनिर्दिष्टता सिद्धांत के निहितार्थों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, दो तरह के होते हैं। 15 मार्क्स का सवाल आपसे यहाँ पे ये भी पूछ रहा है। देन अगला है आपका 4C में 15 नंबर का सवाल। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ मेमोरी, इंफॉर्मेशन सूचना का प्रक्रमण किस प्रकार से होता है अलग अलग स्तरों पर स्मृति के, वो आपको बताना है। इन व्हाट वे इज रिकॉल अफेक्टेड बाय इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, पुनः स्मरण सूचना के प्रारंभिक प्रक्रमण से किस प्रकार प्रभावित होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने चीजों को एंटर किया एनकोड किया इनिशियल प्रोसेसिंग की, वो किस प्रकार से रिकॉल को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं 30 नंबर अगेन आपको 2017 में करने को दिए थे। अब यहाँ पे देखिए 2016 के अंदर 50 नंबर आपके यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं स्मृति लोप से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमनीसिया, सिंपल सवाल। केस एचएम के मस्तिष्कीय ऑपरेशन के संदर्भ सहित स्मृति लोप के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इलस्ट्रेट द टाइप्स ऑफ एमनीसिया विद रेफरेंस टू द केस ऑफ एचएम्स ब्रेन ऑपरेशन, ठीक है, एचएम का जो ब्रेन ऑपरेशन था उसके संदर्भ में आपको बताना है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, कि आप अमनीसिया से स्मृति लोप से आप क्या समझते हैं। फिर आपका आता है अगला सवाल, विस्मरण की व्यतिकरण थ्योरी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
और दर्शाइए कि कैसे पुनर्प्राप्ति प्रावरोध का प्रक्रम विस्मरण को प्रभावित करता है। गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंटरफेरेंस थ्योरी, किसके बारे में बताना है आपको? इंटरफेरेंस थ्योरी के बारे में बताना है ऑफ फॉरगेटिंग, किस प्रकार से चीजें जो इंटरप्ट करती हैं, है ना, वो किस प्रकार से फॉरगेटिंग में मदद करती हैं। एंड शो हाउ द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल इनहिबिशन इन्फ्लुएंसेस फॉरगेटिंग। ठीक है, मतलब फॉरगेटिंग के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। पहला क्या है आपका? व्यतिकरण थ्योरी, यानी कि इंटरफेरेंस थ्योरी, यहाँ सिद्धांत लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ दर्शाइए कि कैसे पुनः प्राप्ति प्रावरोध, रिट्रीवल इनहिबिशन, आप रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। 20 मार्क्स के लिए आपसे अच्छा सवाल पूछा गया यहाँ पे। अब बात करते हैं अगला, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरीज, ऑल्सो क्रिटिकली इवेल्युएट टल्विंग्स मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। टल्विंग ने जो मॉडल दिया LTM वाला, उसको आपको बताना है। उसी के साथ साथ फिनोमेना बताना है आपको, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या क्या होती है वो। अव्यक्त और व्यक्त स्मृतियों की परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 20 नंबर का सवाल है। साथ ही दीर्घकालीन स्मृति के टुल्विंग के मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कीजिए। ठीक है, तो देख रहे हैं 20 + 20 + 10, 50 नंबर आपके स्मृति वाले टॉपिक से। पहले टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता था, अभी आप देख रहे हैं केवल 15-20 नंबर आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं साल 2015 का क्या पूछ रहे हैं। ब्रिंग आउट द डिसरप्शन इन रिट्रीवल प्रोसेसेस ड्यू टू एंजाइटी, कंटेक्स्ट एंड रिप्रेशन। ठीक है, दुश्चिंता, संदर्भ एवं दमन के कारण पुनरुद्धार प्रक्रमों में बाधा पर प्रकाश डालिए कि आप चीजों को याद क्यों नहीं कर पाते, रिट्रीवल प्रोसेस क्यों फेल होती है, एंजाइटी की वजह से, दुश्चिंता की वजह से। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है, आपसे ये पूछ रहा है। अगला सवाल है, स्मृति लोप यानी कि अगेन एमनीसिया पर अध्ययनों का उल्लेख करते हुए दर्शाइए कि व्यक्त एवं अव्यक्त स्मृति तंत्र, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी सिस्टम्स आर सेपरेट, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पे क्या करना है आपको? अध्ययनों का उल्लेख भी करना पड़ेगा, एमनीसिया के दौरान कौन सी स्टडी आपने पढ़ी थी। 20 नंबर के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा साल 2015 से लेके साल 2023 तक कौन सी यूनिट है आपकी? यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से जो टॉपिक्स आपसे सवाल पूछे गए, जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे? वो रिवॉल्व कर रहे थे एमनीसिया, है ना। एमनीसिया देखा आपने, ऑन एन एवरेज एमनीसिया, यानी कि स्मृति लोप के बारे में सवाल पूछ ही रहे थे वो बार बार। उसी के साथ साथ आपने देखा इसका मॉडल, आपने देखा लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, है ना। आपका जो प्रक्रमण के स्तर हैं उन पे आपको सवाल देखने को मिल रहा था बार बार। मतलब ये टॉपिक्स हैं जो आपके की एरियाज हैं, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी, है ना, आपकी जो स्मृति का स्टेज मॉडल है उसके बारे में, 3 स्टेज मॉडल, है ना। ये सवाल रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर 2015 से 2023 तक की बात करें तो लगभग मेनली सवाल कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं? आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और उसी के साथ साथ एक और है आपका रिट्रीवल फेलियर, है ना, पुनरुद्धार अवरोध जो आपका आता है, और फॉरगेटिंग से आपको मेनली सवाल पूछ रहे हैं यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया आपको कि क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले ह्यूमन मेमोरी के बारे में। ठीक है, स्मृति होती क्या है कि जो भी चीज को आप याद रखते हैं वो कहाँ जाती है? वो जाके आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में क्या करती है? जाके स्टोर कर जाती है। ठीक है, आपको 3 चीजें ऑलरेडी मालूम होगी, आपने अगर पढ़ा है बेसिक भी। एक होती है आपकी सेंसरी मेमोरी, एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं संवेदी स्मृति। ठीक है, जो 3 स्टेज की बात होती है वो यही है, संवेदी स्मृति। फिर ये कौन सी है आपकी? ये है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, और ये कौन सी है आपकी? ये है आपकी दीर्घकालिक स्मृति। ये आपकी दीर्घकालिक स्मृति है, ये आपकी लघु स्मृति है यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये आपकी संवेदी स्मृति है। इसी संवेदी स्मृति के अंदर क्या होता है? आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है आपकी आइकॉनिक मेमोरी यानी कि आइकॉनिक स्मृति, और दूसरी आपकी होती है इकोइक स्मृति। ठीक है, आइकॉनिक मतलब, आइकॉन का मतलब होता है यहाँ पे आपकी आंख से जो आप देखेंगे फटाक से, ठीक है, उसको कहते हैं आइकॉनिक स्मृति। और जो आप सुनते हैं वहां से जो आपकी मेमोरी में जाता है उसे हम कहते हैं इकोइक स्मृति। ठीक है, आइकॉनिक, इकोइक, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप हमेशा देखते हैं 3 स्टेज मॉडल की बात हो रही है, या फिर
मॉडल्स ऑफ मेमोरी की जो बात होती है ना, एक के बाद स्टेज की बात होती है, तो वही स्टेज आपको किसने दी हुई है, आपको दी हुई है एटकिंसन एंड शिफ्रिन। ठीक है, ये बात है लगभग 1968 के आसपास की, जब आपको एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने आपको दिया था कौन सा मॉडल, 3 स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मेमोरी में चीजें इस प्रकार से जो है स्टेज स्टोर होती हैं एक के बाद एक। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम है क्या होते हैं आपके पास सेंसेस होते हैं। कौन कौन से सेंसेस होते हैं आपके पास, आई दृष्टि, ईयर श्रवण, है ना, टच, आप जो फील करते हैं वो, ठीक है, आपकी जीभ जीभा और आपकी नोज, है ना, ये मुख्य कुछ हैं आपके सेंसेस। ठीक है, जो हमको कहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, आंख से देखना, कान से सुनना, मतलब टच से त्वचा से हमको जो है महसूस होता है, फील करना, है ना, चीज गर्म है ठंडी है, टंग से टेस्ट करना, और हमारी जो नोज है उससे सूंघना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंसेस हैं, इसी के माध्यम से क्या होता है, जब यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, यहाँ से जब क्या जाती है, सूचना जाती है, तो क्या होती है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर भी होती है। एंड इसी में आपको दो प्रमुख पढ़ना है, कौन सा, अपने आई के बारे में और आपके ईयर के बारे में, कान के बारे में और आपकी आंख के बारे में। ठीक है, आंख वाला जो है वो कौन सा है, वो है आपका आइकॉनिक, और ईयर वाला जो है वो कौन सा है आपका इकोइक। ईयर से इकोइक, ई से, ये ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले देखिए ये खड़े हैं आप, ठीक है, ये आप खड़े हैं, ये आपकी आंखें हैं। अब देखिए आप सूचना जाएगी कैसे, ये आपकी आंखें हैं और यहाँ पे है एक पावलोव का डॉग। ठीक है, पावलोव का डॉग है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए जैसे ही आपने इस डॉग को देखा, ये दरवाजा पर्दा था, ये पर्दा धीरे धीरे क्या हो गया, पर्दा धीरे धीरे हट गया। अब आपने क्या देखा, इस डॉग को आपने देखा। ठीक है, यानी कि सूचना सबसे पहले कहाँ गई, सूचना सबसे पहले आपकी आंख में गई। ठीक है, आंख के आपके रेटिना में, पुतलियों में गई वहां पे सूचना। ठीक है, तो सबसे पहले सूचना कहाँ गई, आपकी संवेदना या संवेदी तंत्र से सबसे पहले सूचना जो है स्टार्ट हुई। संवेदी तंत्र यानी कि सेंसरी सिस्टम। आप दुनिया में कोई भी चीज अगर आपके मेमोरी में जाने वाली है, सबसे पहले कहाँ से एंट्री होगी उसकी, उसकी एंट्री होगी आपके सेंसरी सिस्टम में। सेंसरी सिस्टम में आपकी नाक हो सकती है, आपकी कान हो सकती है, आपकी आंख हो सकती है, या XYZ कुछ भी चीज आपकी हो सकती है जो आपकी संवेदी तंत्र है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो सूचना है कैसे जाएगी, आपके सेंसरी सिस्टम से होके जाएगी। सेंसरी सिस्टम के अंदर क्या होती है, आपकी सेंसरी मेमोरी। ठीक है, वही मान के चलिए यहाँ पे अगर कुछ डीजे बज रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, ये आपके यहाँ पे कानों से होते हुए जाएगा। ठीक है, ये जो साउंड है आपके कानों से होता हुआ जाएगा। ठीक है, वही मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ गुलाब रखा हुआ है, गुलाब की जो खुशबू है वो कहाँ से जाएगी, वो आपकी यहाँ नाक से होते हुए जाएगी। मतलब इंफॉर्मेशन जो है, सूचना पहली बार एंटर कहाँ करती है, सूचना सबसे पहले एंटर करती है आपके संवेदी तंत्र के अंदर। मुख्यतः हम जो चीज देखते या सुनते हैं, है ना, वहीं से हमारी जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन 90-95% इंफॉर्मेशन जो है हमको वहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि कोई भी सूचना इस दुनिया में, इस जीवन में आपकी जो भी जाएगी, सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी, वो एंटर करेगी आपके सेंसरी सिस्टम में, या फिर सेंसरी सिस्टम को हटा के हम सेंसरी मेमोरी भी इसको कह सकते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब सेंसरी मेमोरी में तो चली गई, उसके बाद क्या होता है, अगली जो चीज आती है वो आता है आपका अवधान। ठीक है, क्या आता है अगला, अगला आता है आपका अवधान, यानी कि अगला आता है आपका अटेंशन। ठीक है, मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं खाने के लिए, यहाँ पे आपके सामने पिज्जा रखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दाल चावल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने चाउमीन या नूडल्स रखा हुआ है, और यहाँ पे आपके सामने कोई मिठाई या फिर कुछ गरम खीर वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। अब आप खड़े हैं यहाँ पे, इसकी सुगंध भी जाएगी, इसकी सुगंध भी जाएगी, इसकी सुगंध भी जाएगी, इसकी सुगंध भी जाएगी, या इनको भी आप देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। लेकिन क्या है, संभव है एक समय में आप सब चीजों को खा लें, या आपका जो ध्यान है सब पे चला जाए आपका। ठीक है, जा सकता है, लेकिन आपका मुख्यतः ध्यान कहाँ पे अटकेगा, कि जो चीज आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट होगी, या जो आप चीज आपकी खाने की इच्छा होगी, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी सब चीजें देखने के दौरान भी आपका ध्यान कहाँ गया, केवल आपका ध्यान पिज्जा के ऊपर गया।
ठीक है, यानी कि सूचना सबसे पहले कहाँ एंटर करी, सूचना ने जानकारी ने सबसे पहले एंटर किया आपके सेंसरी में, संवेदी स्मृति के अंदर। उसके बाद संवेदी के बाद क्या आया आपका यहाँ पे अवधान आया, है ना, अटेंशन आया। आप जो पिज्जा के ऊपर क्या होगा, आप यहाँ पे अटेंटिव हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका गया ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाएगा अवधान के बाद, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप इसको मेंटेन करेंगे, अच्छा पिज्जा बहुत अच्छा है, पिज्जा इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। देन कहाँ जाएगा आपके ये एलटीएम में जाएगा। और फिर आप याद करेंगे कि हाँ उस दिन हम 22 तारीख को जो शादी की पार्टी में गए थे, वहां पे जो पिज्जा था बहुत ही लाजवाब था, और इस प्रकार की सारी बातें आगे आप करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से काम कर रहा है। सबसे पहले आएगी आपकी संवेदी स्मृति, फिर आएगा आपका अवधान, ठीक है, आप अटेंशन होंगे। उसके बाद जाएगा आपका एसटीएम में, और फिर जाएगा आपका ये एलटीएम के अंदर, ठीक है। यानी कि सेंसरी मेमोरी सबसे पहले, फिर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आपने एक सवाल देखा, यहाँ पे एक चीज आएगी बीच में, अटेंशन, ठीक है ना। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो कितनी ही सूचना जो है यहाँ से यहाँ चली जाएगी, इस तरफ जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने सारे गाने सुनते हैं दिन भर आप, ठीक है, कितने सारे गाने सुनते हैं, कितने सारे गीत सुनते हैं, लेकिन क्या सब ये मेमोरी में स्टोर होते हैं, सब मेमोरी में एनकोड होते हैं? नहीं, ये नहीं होते। कौन से होते हैं? जो आपके फेवरेट होते हैं। फेवरेट कौन से होंगे? जिन पे आपका क्या जाता है, जिन पे आपका अवधान रुक जाता है, जिन पे आपका ध्यान जाता है, ठीक है। जिन पे आपका ध्यान जाएगा केवल वही चीजें आपकी कहाँ पे रुकेंगी, आपकी लघु कालिक या फिर एसटीएम के अंदर ये रुकेंगी, ठीक है। और फिर ये एसटीएम के अंदर रुकेंगी, तो फिर जितना आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे, जितना आप इसका यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे, उतनी देर आपकी एसटीएम में रहेगी। जैसे आप शादी पार्टी में जाते हैं, आप लोगों का नाम पूछते हैं या फिर नंबर, तो आप नंबर क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं आप, ठीक है, 98261234, 98261234, ऐसे बार बार दोहराते हैं ताकि क्या रहे, वो आपकी स्मृति के अंदर रहे। उसके बाद क्या होता है, जब एसटीएम में रह जाएगी ये, तो धीरे धीरे कहाँ पे जाती है, ये जाती है आपकी फिर दीर्घकालिक स्मृति के अंदर। फिर कहाँ पे जाती है ये, फिर जाती है आपके एलटीएम के अंदर, यानी कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। और फिर लगभग आपके चिरकाल तक, आपके जीवन भर तक लगभग ये जानकारी स्टोर रह जाती है। लेकिन एसटीएम की जानकारी जो है आपके जीवन भर तक स्टोर नहीं रहेगी, ठीक है। इनमें से प्रत्येक स्तर का एक अलग अलग टाइम लेवल है, वो देखेंगे हम आगे के लेक्चर्स में कि कौन सा टाइम लेवल है। लेकिन ये जो है आपका एक बेसिक आइडिया लग गया आपको यहाँ पे इस मॉडल के बारे में। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं 3 स्टेज मॉडल, ठीक है। आपका 3 स्तर मॉडल जो है आपका यही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड आपकी सेंसरी मेमोरी। किस प्रकार से सूचना आती है, किस प्रकार से जाती है, ये आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। अभी क्या देखा हमने कि आपके जीवन में कोई भी सूचना है, ध्यान रखिएगा, जीवन में आपकी कोई भी सूचना है, वो इंफॉर्मेशन कैसे एंटर करेगी, सबसे पहले वो एंटर करेगी आपकी संवेदी स्मृति के अंदर। संवेदी स्मृति के अंदर आप देखिए, कोई भी सूचना है, क्या आप उसको देखे बिना एनकोड कर सकते हैं, क्या उसे सुने बिना एनकोड कर सकते हैं, क्या उसे सूंघे बिना एनकोड कर सकते हैं, क्या उसे टेस्ट किए बिना एनकोड कर सकते हैं, या फिर उसको जीवा से टच करके उसको, या फिर त्वचा से आपके टच किए उसको एनकोड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका गरम तवा रखा हुआ है, ठीक है। जब कभी तक आप इसको पहली बार आपको गलती से चटका, या फिर गलती से आपको यहाँ पे गरम शौक यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, आपके जीवन में कभी आपको मालूम नहीं है कि आपको जो गैस के पास सावधानी देनी है या कुछ करना है, आपकी स्मृति में कभी भी स्टोर ये नहीं हो पाएगा। जिस दिन भी आपको ये गर्म तवा लगेगा, आपकी त्वचा आपको संकेत दे देगी संवेदी स्मृति में, आपका अटेंशन जाएगा, फिर आपके एसटीएम में जाएगा कि अच्छा इसको नहीं छूना है ना, इसको नहीं छूना है, अभी बहुत गर्म है। और उसके बाद धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, ये आपके एलटीएम के अंदर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, सूचना हमेशा कहाँ से एंटर करेगी, सूचना हमेशा आपकी संवेदी स्मृति से एंटर करेगी, और उसके बाद अटेंशन आपका अवधान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, जब आप ठंडी के दिनों में जब आप नहाने बैठते हैं, ठीक है, नहाने बैठते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं जब त्वचा पे पहली बार आपका गर्म पानी लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको हल्का सा अजीब सा महसूस होता है जब गर्म पानी लगता है तब, है ना। फिर क्या दिया आपने, अटेंशन दिया उसको, ठीक है। और फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा ये गर्म पानी है, इसमें हमको और पानी मिक्स करना है, एसटीएम में जाएगा और फिर एलटीएम में चला जाता है। फिर अगली बार जब आप करते हैं पानी गर्म और फिर से नहाने वाले होते हैं आप, तो आपको ऑलरेडी एलटीएम में आपकी चला जाता है कि इतने गर्म पानी में क्या होगा हमारा, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मालूम रहता है कि हमको इसमें कितना ज्यादा और पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अन्य कई सारे एग्जाम्पल्स थे आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा मॉडल, ये था आपका 3 स्टेज मॉडल, 3 स्तर का मॉडल। इसी के साथ साथ आपने देखा इस लेक्चर के अंदर आपके पीवाईक्यूज किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है,
है ना, आपका जो कोर एरिया है आपको मालूम पड़ गया है कि इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपका मेटा मेमोरी से एक सवाल देखने को मिला आपको 6-7 वर्षों में, आपका टॉपिक दिया हुआ है, उसी के साथ आपको अमनीसिया भी देखने मिला अधिकाधिक। ठीक है, बाकी इसको कवर करेंगे आगे एनसीईआरटी के साथ भी, तो उसको भी देखेंगे। एनसीईआरटी में सब चीजें यही दी हुई है, यहाँ पे जो आपको बताया थोड़ा सा आपका ये और एक्सप्लोर पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे किस प्रकार से एबिंगहाउस 1885 में आपका लेके आते हैं कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, है ना। फॉरगेटिंग कर्व की बात करते हैं, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1885 में निर्माण हुआ, ठीक उसी टाइम पे बताते हैं कि आपकी जो है 8 घंटे के भीतर ही आप जो है अधिकाधिक आपकी जो स्मृति का है, मेमोरी का जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, एक मॉडल आपने देख लिया है, अगले लेक्चर में हम आगे और एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रकार की चीजें होती है स्मृति। सबसे पहले क्या होती है स्मृति का, सबसे पहले एनकोडिंग होती है, उसका क्या होता है यहाँ पे कूट संकेतन होता है आपकी जो स्मृति है ना उसका। उसके बाद क्या करेंगे आपने, जैसे मान लीजिए इस लेक्चर के बाद आपने एनकोड कर लिया है ना, कूट संकेतन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे इसका आप स्टोरेज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसका आप भंडारण करते हैं कि अच्छा सर ने लेक्चर के अंदर ये बताया था, इसको हमको इंक्लूड करना है। एंड देन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या करेंगे आप उसका आप रिट्रीवल करेंगे, रिट्रीवल रिकॉल करेंगे, यानी कि उसका पुनः उद्धार करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होती है आपकी मेमोरी के अंदर। सबसे पहले एनकोडिंग आएगी, फिर स्टोरेज आएगा और फिर रिट्रीवल आएगा, कूट संकेतन, भंडारण और फिर यहाँ पे आपका पुनरुद्धार रिट्रीवल। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, हमारे जो टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, काम की यूनिट है, और ये आपको जो है चीजों को याद रखने के लिए किस प्रकार से हमारी जो स्मृति है काम करती है, उसमें काफी ज्यादा आपको ये मदद करेगी। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।